नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास में स्टॉक में एक बार फिर हाजिर हूं, एक ऐसे विषय के साथ जो भारतीय राजनीति के ऊपर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बीते 14 सालों में भारत की राजनीति में बहुत परिवर्तन आए हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सौहार्दपूर्ण मामला कभी दिखाई नहीं दिया, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। वो भारत से लगभग लुप्त हो रही है। और अब आज एक ऐसे संकट काल में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे में भारतीय कूटनीति के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और फिर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे लगा कि सरकार इस मामले में एक पॉजिटिव रुख अख्तियार कर रही है। और जब सरकार ने ये घोषणा की, सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने ये घोषणा की कि भारत सरकार 40 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 5 अलग अलग देशों में भेजेगा, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सारे सांसद शामिल होंगे, और वहां पर वो जाके भारत का पक्ष रखेंगे। बात अच्छी है, बात बिल्कुल सही है। ऐसा होता भी आया है। 1971 की लड़ाई जब हुई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करने के लिए भारत की तरफ से तब के विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। और यही कूटनीति है। ऐसे मौकों पर यह दिखाया जाता है कि हमारा पूरा देश एकजुट है, और हमारी राजनीति भले ही अलग अलग हो, मगर जब देश हित का मामला आता है तो हम सब एक साथ खड़े होते हैं। संकट काल इसलिए भी है कि भारत के साथ एक अचानक एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जब ऐसा लग रहा है कि मानो दुनिया के देश या तो इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं, और जो बीते 10-12 सालों में हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी साझेदारी की थी, G20, क्वाड, इस तरह के जो एसोसिएशंस हैं, उनमें से भी ज्यादातर देश हमारे पक्ष में खुल के नहीं बोल रहे। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 50 से ज्यादा या कहिए ढेर सारी यात्राएं की अंतर्राष्ट्रीय, और उनकी तस्वीरें तमाम बड़े नेताओं के साथ बहुत व्यक्तिगत तस्वीरें आती थी। बड़ा एक पर्सनल पोस्चर दिखाई देता था। मगर वो सब फिलहाल भारत से दूरी बनाए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक खास मसले की, जो विपक्ष और पक्ष की साझा प्रतिनिधिमंडल की है। कूटनीति के तौर पर तो ये बहुत अच्छा कदम, मगर जब कूटनीति के ऊपर राजनीति भारी पड़ने लगे तो फिर ढेर सारे विवाद पैदा हो ही जाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा कर दी। उन्होंने कुछ नाम भी बताए जो इन प्रतिनिधिमंडलों के जो मुखिया होंगे, जो मिशन को चीफ लीड करेंगे। उनमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का भी था। और शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं, और बीते कुछ दिनों में उनकी जो बातें हैं वो भारत सरकार के पक्ष में काफी मजबूती से बोल रहे हैं। शशि थरूर का जब नाम आया तो एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं शुक्रगुजार हूं भारत सरकार का कि उसने मुझे मौका दिया है एक डेलीगेशन लीड करने का, और मैं बिल्कुल अपनी भूमिका को बेहतर निभाऊंगा। और ये देश हित की बात है, और देश हित में जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर जरूर मौजूद रहूंगा। अब जैसे ही थरूर का ये ट्वीट आया,
उसके बाद एक हलचल मच गई, क्योंकि शशि थरूर को पिछले कुछ दिनों से ये हलकों में चर्चा भी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीब होते जा रहे हैं, उनकी नीतियों के करीब होते जा रहे हैं। मगर अभी ये बात हुई ही थी, तब तक कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि कल मुझसे किरण रिजिजू ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से मांगा था कि, और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ नाम मांगे थे हमारी पार्टी की तरफ से, और हमने 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के नाम दिए थे, लेकिन जब सूची आई तो इनमें से चारों में से किसी का नाम नहीं। ये 4 नाम थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और श्री राजा बरार। अब प्रश्न फिर वहीं खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारत की सरकार ने अगर एक पार्टी से नाम मांगे और पार्टी ने कुछ नाम सुझाव दिए, तो उन नामों में से एक भी नाम का उस डेलीगेशन में ना शामिल किया जाना क्या बताता है? या तो सरकार को ये खुद से चुनाव कर लेना चाहिए था और किसी दल से नाम मांगने की जरूरत ही नहीं थी। पार्लियामेंट्री अफेयर की कमेटी थी, पार्लियामेंट थी, सरकार तय करती, सरकार भेजती। लेकिन जब आपने नाम मांगे और उसके बाद आपने नाम में से एक नाम भी शामिल नहीं किया, तो विवाद तो बढ़ना है और ये विवाद बढ़ भी रहा है। सरकार के ऊपर एक बार फिर ये आरोप लग रहे हैं कि वो मनमानी करती है, वो विपक्ष की बात को सुनती नहीं है, और संदर्भ ये भी दिए जा रहे हैं कि ये वही सरकार है, ये वही पार्टी है जो देश को विपक्ष मुक्त बनाने में लगी हुई थी, और इसलिए ऐसे मौकों पर भी वो राजनीति की वो चालें खेल रही है जिससे कांग्रेस के भीतर ही टूट बन जाए, टूट पैदा हो जाए। और शशि थरूर, जिनकी केरल में बहुत जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आके खड़े। अब चर्चाएं हैं, हालिया दिनों में शशि थरूर ने इस तरह के संकेत भी बहुत बार दिए, जिससे उनके बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन थरूर का ये कहना है कि जब मामला देश हित का है, ये पार्टी का सवाल नहीं है, तो मैं जरूर करूंगा। थरूर इंटरनेशनल डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी प्रतिभा पर कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन तरीके पर जरूर संदेह है। अभी ये बात चल ही रही थी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा भी इसमें कूद गए। हेमंता विश्व शर्मा का यह आरोप है कि गौरव गोगोई, माफ कीजिएगा, गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान के एक एनजीओ से तनख्वाह लेती है, ऐसा आरोप है हेमंता विश्व शर्मा का। और वो ये कह रहे हैं कि आखिर गौरव गोगोई ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा क्यों किया। तो ये असम की राजनीति है, हेमंता विश्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच का संघर्ष है। लेकिन ऐसे मौकों पर जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की एकता को दिखाने का मौका है, ऐसे में इस तरह के आक्षेप उस पूरी कूटनीति को ही शुरू होने के पहले ही धक्का जरूर लगा रहे। कांग्रेस इस बात से नाराज है कि आखिर उसके बताए गए नामों को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं स्वीकार कर रही है, और हेमंता विश्व शर्मा इसलिए नाराज हैं कि गौरव गोगोई का नाम क्यों लिया जा रहा है।
अब ये प्रतिनिधिमंडल तो जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन उसके पहले इस तरह की खबरें पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। संचार का युग है और इस युग के भीतर अगर आपसी विवादों का, आपसी मतभेदों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाना क्या खतरनाक नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भारत के राजनीतिक दल ऐसे मौकों पर गंभीरता से चुपचाप विचार विमर्श करते और उसके बाद ये फैसला लेते? लेकिन भाजपा की भी अपनी राजनीतिक शैली है और कांग्रेस की भी अपनी दुविधा है। हेमंत विश्व शर्मा एक अलग किस्म की कट्टरपंथी राजनीति करते रहे हैं, तो ऐसे मौकों पर इस तरह के विवाद इस कूटनीतिक पहल को कमजोर नहीं करेंगे क्या? पहले भी यह बात हो रही थी कि जब सीज फायर हुआ तो क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने विपक्षी दलों के साथ कोई बातचीत की थी? क्योंकि उसके पहले 2 सर्वदलीय बैठकें हुई थी और उसमें अनकंडीशनल सपोर्ट था, तो यह माना जा रहा था कि सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसके पहले विपक्ष के प्रमुख नेताओं को विश्वास पर जरूर लेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अचानक ट्वीट करके घोषणा कर दी, उससे खुद भारत सरकार भी सख्त थी। हालांकि अब मामले को ये कहा जा रहा है कि हमारी बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान के अधिकारियों से बातचीत चल रही थी और साझेदारी से फैसला हुआ, लेकिन फिर भी ये सवाल कि ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? ये घोषणा हमारी सरकार या पाकिस्तान की सरकार के साथ साझा घोषणा क्यों नहीं हुई? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त कि भारतीय कूटनीति में आखिर क्या ऐसी दिक्कत है, भारतीय विदेश नीति में ऐसी क्या दिक्कत है कि क्वाड, G20 ऐसे मंचों से हमें कोई समर्थन नहीं मिला। अब क्वाड में तो अमेरिका खुद ही शामिल है और G20 के देशों को भी अगर आप देखें तो फ्रांस ने राफेल के मामले में सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है और यह भी भारत के लिए चिंता की बात है। दूसरी तरफ तुर्की जो नाटो का सदस्य है और नाटो अमेरिका की सरपरस्ती में चलता है, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कोई दो राय नहीं है, उसने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस बढ़ाने की बात कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप भारत में एप्पल के फोन बनाने की फैक्ट्री बंद कराने की धमकी दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया खामोश बैठा हुआ है। चीन तो फिलहाल स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान के साथ ही है। हमने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बिजनेस बंद करने की बात हो रही है, लेकिन जो हमारा व्यापार संतुलन है तुर्की के साथ, $4 बिलियन भारत हर साल उस व्यापार से कमाता है, फायदे में। तो तुर्की पे राष्ट्रीय हित को देखते हुए प्रतिबंध लगाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन व्यापार के युग में यह घाटा किस कीमत पर होगा, इसके ऊपर कितना विचार किया गया है। भारतीय कूटनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है, या कहिए दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है। यूरोप खुद अपने आप को पुनर्परिभाषित कर रहा है। पश्चिम एशिया एक बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच का ये जो पूरा संघर्ष है, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक बार फिर रीस्ट्रक्चर कर रहा है और भारत के लिए ये समझना बहुत जरूरी है इस वक्त
कि आने वाले 20 सालों के लिए या 10 सालों के लिए विदेश नीति के आधार क्या बनाने होंगे, क्योंकि फिलहाल की विदेश नीति तो बहुत सफल होती दिखाई नहीं दे रही। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, नए प्रश्न के साथ, और आपसे फिर वही अनुरोध कि अगर हमारी बात आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।